तो क्या ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड मैटर करता है क्या इस फील्ड में आने के लिए? As per my experience, no DSA is required. फ्रेशर वर्सेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे लेवल इंक्रीज होता है? सेपरेट शीट बना के रखिए जो हम अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब रोल्स दैट द पर्सन कैन परसू. कैप्चर द फ्लैग, वो क्या करती हैं कि रियल टाइम कैप्चर द फ्लैग सॉल्व करवाती हैं. किसी बच्चे को स्क्रैच से स्टार्ट करना है, सो किस तरीके से वो बच्चा स्टार्ट कर सकता है, आगे कैसे प्रोसीड कर सकता है? माइक्रोसॉफ्ट में एक आउटरीच आया था क्राउड स्ट्राइक को लेकर. हाँ, राइट. यस, विंडोज़ वालों को बहुत इशू आया था इसमें. जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये कैसा पे करती हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज. इफ यू नो अबाउट ईसी काउंसिल, सो ईसी काउंसिल का खुद का एक प्लेटफॉर्म है. तो इंटरव्यू के टाइम पे कोडिंग बिल्कुल नहीं करवाते हैं? मैं काफ़ी सोचता था मेरे करियर को लेके कि आगे जो मैंने ड्रीम किया है क्या मैं वो पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ ऋतिक हैं. He is a cyber security professional with over 5 years of experience. He has expertise in threat detection, network security, vulnerability assessments, pen testing, etc. So if you are someone who has interest in cyber security or you want to pursue cyber security or ethical hacking as a career, then this podcast is going to be really helpful for you. So without any further delay, let's call Hrithik on my channel. Hi Hrithik, how are you doing? Hi Shivangi, I'm doing good. How are you? I'm good. So can you please tell us about yourself? Yeah, sure. So my name is Hrithik Srivas. I'm from Indore and I have completed my studies from Devi Ahilya Vishwavidyalaya in the stream of computer science. So currently, as of now, I have 5+ years of work experience in cybersecurity domain, where I previously worked at some companies like IBM, Cardicor.com and Geeks for Geeks, Physics Wala. And currently I'm working with a French MNC that is A-System. So here my job responsibility is to manage cyber security team and to provide support on incident response and also doing some work like forensic investigations and threat intelligence. So that's it. तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं ऋतिक, व्हाई डिड यू ओनली चूज साइबर सिक्योरिटी? मतलब साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? वेल, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आना और इसके पीछे की स्टोरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स को जाननी चाहिए. सो मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी के बारे में. एक्चुअली जब मेरे चाइल्डहुड में मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था रावण, तो उसमें कैरेक्टर था लूसीफर. मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था. सो ऐसा हुआ कि मैंने वो मूवी देखी, देन प्रोग्रामिंग के बारे में जाना, जिस तरह वो गेम सेटअप करता था, गेम बनाता था, गेम में मॉडिफिकेशंस करता था और कस्टमाइज़ करता था सारी चीज़ों को, हैकिंग करता था जिस तरह से, उस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ. एंड एक और स्टोरी है. मेरे स्कूल टाइम में मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे माइंड में एक वर्ड बहुत अच्छी तरह से बिठा दिया कि उसके बाद मैं उस वर्ड के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गया कि मुझे सब कुछ वही लगने लगा था. सो एक बार मेरे एक फ्रेंड ने किसी को कहा कि हे, आई destroy your system, I'll hack your Instagram account, I'll hack your Facebook account. So मैंने उससे जाकर पूछा कि what is hacking and what is this जो तुम कह रहे हो, हैक कर लोगे, क्या होता है ये मुझे थोड़ा समझाओ. तो उसने मुझे बताया कि ऐसा होता है कुछ हैकिंग में. तो मैं उस चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गया कि बस करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग इज़ नाउ हैकिंग. तो अच्छा, आपको क्योंकि ये 10th में ही थोड़ा सा नज आ गया था कि साइबर सिक्योरिटी में जाना है, सो दैट वाज द रीज़न व्हाई यू डिड BSc इनटू कंप्यूटर साइंस एंड आपने इंजीनियरिंग नहीं करी या कोई दूसरी फील्ड नहीं सेलेक्ट करी? वेल, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है क्योंकि मैं शुरू से लेके टेक्निकल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता था अपनी लाइफ में. बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक था टेक्निकल चीज़ों को लेकर. बट मेरे पेरेंट्स का और मेरा ड्रीम जो था, उनका और मेरा सोचने का जो कहते हैं ना वे था मेरे फ्यूचर को लेके, दोनों का अलग था. मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं. वो चाहते थे कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, अपने देश को सर्व करूं एज़ यूजुअली, क्योंकि वैसे तो आर्मी ब्राइड था मैं, तो मुझे भी इच्छा थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं. बट मेरा जो कहते हैं ना टोटली इंटरेस्ट था वो टेक्निकल फील्ड में था और टेक्निकल फील्ड में भी साइबर सिक्योरिटी में था डेडिकेटेडली. सो इसीलिए मैंने ट्राई किया काफ़ी, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम ये कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, इसमें भी मैं मेरा अच्छा कर सकता हूँ. सो काफ़ी ट्राई किया बट बीटेक ना करके फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टाइम वेस्ट ना किया जाए और BSc कर लिया जाए. सो दैट्स ऑल. ओके, तो क्या ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड मैटर करता है क्या इस फील्ड में आने के लिए?
नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली ग्रेजुएशन और किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का बंदा साइबर सिक्योरिटी में आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं। Okay, so how much DSA or coding is required to come in this field? एज पर माई एक्सपीरियंस, नो DSA इज़ रिक्वायर्ड। So now tell us कि आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट हुई? सो जब मैं कॉलेज टाइम में था उस समय मैं काफ़ी सोचता था मेरे करियर को लेके कि आगे जो मैंने ड्रीम किया है क्या मैं वो पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सो बहुत कोशिश की, बहुत रिसर्च की मैंने, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग सीखी, जैसे पोर्टुगल लैब्स, बर्ब सूट का जो एक इंटरप्राइज वर्जन है उसके लिए काफ़ी सारे लैब्स क्रिएट किए गए हैं पोर्टुगल वेबसाइट पे। मैंने वहाँ जाके वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीखी। देन इसके बाद ट्राई हैक मी करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके मैंने बेसिक्स सीखे सारे के सारे, जो कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सारा का सारा वहीं से होता है शुरू। और इसके अलावा मैंने एक और वेबसाइट पे ट्राई किया था मेरे स्किल्स को, दैट इज़ हैक द बॉक्स। इसके बाद फिर काफ़ी सारे मैंने कनेक्शंस बनाए लिंक्डइन पे और काफ़ी सारे रिक्रूटर्स को अप्रोच किया जो भी अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते थे, इंटर्नशिप की हो चाहे वो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी हो। सो काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम IBM and the field was not relevant actually. The field was for system administration. So मैंने उनकी system administration team join की and I worked there as an intern for 6 months as a system administrator. So अभी अगर आप मेरे को ये बता पाओ कि how does your day look like? What do you do in your day-to-day life as a cyber security professional? I really am very much interested in knowing about it. Yeah, that's very interesting question. So जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ मेरा डे शुरू होता है सबसे पहले एक स्क्रम मीटिंग के साथ, जिसमें मेरा स्क्रम मास्टर मुझसे सारे के सारे टिकट्स के बारे में पूछता है, टिकट्स के बारे में अपडेट लेता है कि जिन टिकट्स पे मैं काम कर रहा होता हूँ कल, यानी डे बिफोर वर्किंग जो भी मैंने काम किया है उसका एक पूरा कंक्लूजन मुझे देना पड़ता है स्क्रम मास्टर को। सो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लाइक मैंने कल जो VAPT स्कैन किया था, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसकी रिपोर्ट है वो मुझे डिस्कस करनी पड़ती है। दैन जो उसके आउटकम्स होते हैं वो मुझे डेवलपमेंट टीम को समझाने पड़ते हैं, सारी टेक्निकलिटीज़ समझानी पड़ती हैं। इसके बाद मुझे मेरी टीम से भी रिपोर्ट लेनी पड़ती है बिकॉज आई एम करेंटली मैनेजिंग अ टीम। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट माई डे। और बाकी सारी चीज़ें भी होती रहती हैं बीच बीच में, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर तो टीम से डिस्कस करता हूँ इंटरनली, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो मेरे टीममेट्स को लगती है काम में, इस चीज़ के लिए मैं हायर अथॉरिटीज़ से बात करता हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स नो दैट व्हाट आर द सब डोमेन्स। अगर कोई टेक का बंदा है या कोई नॉन टेक बैकग्राउंड का बंदा है और उसको इस डोमेन में साइबर सिक्योरिटी में आना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब रोल्स दैट द पर्सन कैन परसू। या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे शिवांगी मैटर करता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर हम जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग देखें तो एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है। लाइक अगर कोई LLB करके या LLM करके जाता है साइबर सिक्योरिटी में, सो वहाँ पे जॉब रोल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में सीखा होता है और जो स्पेसिफिक पार्ट साइबर सिक्योरिटी में उस चीज़ से रिलेवेंट होता है उन्हें वही प्रैक्टिस करने दिया जाता है। जैसे अगर कोई LLB करके आ रहा है तो उसे GRC, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस वाले पार्ट में रखते हैं, ठीक है, ताकि वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को डिफाइन कर पाए। जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं उनको एक बहुत अच्छी ड्यूटी देते हैं जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करते हैं कि कंपनी में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाओ, कंपनी में जो रिस्क और लाइक कंप्लाइंसेस की चीज़ें हैं उनको डिज़ाइन करो। सो ये हुआ LLB को लेकर। इसके अलावा अगर कोई सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है जो MBA करके साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है, सो ही और शी कैन अप्लाई एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशंस जो होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में, उनको सेल करना और उनकी मार्केटिंग करना और उनकी टेक्निकलिटीज़ को समझ के कस्टमर को उनकी टेक्निकलिटी समझाना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि मार्केटिंग और सेल्स में लोग करते हैं जनरली। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं सो उनमें भी करते हैं और साइबर सिक्योरिटी में भी होता है ये सब। सो इट्स लाइक कि जो जॉब रोल हम एज यूजुअली बाकी सारी चीज़ों में देखते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे भी अवेलेबल है। और इफ़ वी टॉक अबाउट समवन जो ऑलरेडी डेवलपर है, सो उसके लिए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होती है। अगर कोई इंसान है जो कोर आईटी में ज़्यादा है, जैसे नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर के अलावा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है,
सो उसके लिए होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, और करेंटली मैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में ही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा कोलैबोरेशन है टीम का, जो वेब टीम के बंदे हैं जो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करते हैं, मैं उनके साथ भी काम करता हूँ साथ साथ। गॉट इट, गॉट इट। तो जैसे अगर मैं आपसे एक जनरल रोड मैप पूछूं, जैसे अगर किसी बच्चे को स्क्रैच से स्टार्ट करना है, सो किस तरीके से वो बच्चा स्टार्ट कर सकता है, आगे कैसे प्रोसीड कर सकता है? या श्योर। सो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ से मैंने शुरू किया था। सो ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, कुछ वेबसाइट्स हैं जो स्क्रैच से फंडामेंटल लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक, दैन फिर एडवांस लेवल तक सारा का सारा उनके पास मटेरियल अवेलेबल है। कुछ कंटेंट उसके लिए पेड है और कुछ कंटेंट उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो वहाँ पे हम अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की जो बेसिक स्किल्स होती हैं फंडामेंटल लेवल की, वो सारा का सारा मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे बहुत सारे लैब्स भी होते हैं, तो हम उन लैब्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गेन सम प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। और एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको कहते हैं कैप्चर द फ्लैग। जैसे डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है कोई हैकेथॉन, ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी में एक सबसे बड़ा इवेंट जो होता है कंपटीशन टाइप, जिसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत लोग अपनी स्किल्स को परफॉर्म करते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ हम ज़्यादा केपेबल हैं दूसरों से। सो दैट इज़ कैप्चर द फ्लैग। ओके, वैसे तो देखो इस जॉब रोल में कोडिंग बहुत कम रिक्वायर्ड है। सिर्फ उन लोगों को कोडिंग रिक्वायर्ड है जो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करते हैं, लाइक VAPT में है। उन लोगों को कोडिंग थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, जस्ट बिकॉज उन्हें कोड समझना पड़ता है और सिक्योर कोड रिव्यू करना, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। सो थोड़ा सा एक पार्ट कोड को समझने के लिए, ना कि कोड करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए और कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए, जैसे कि बैश या फिर पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट। मोस्टली जो आउटडेटेड और वल्नरेबल कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इन एप्लीकेशंस में ही पाए जाते हैं। और बहुत सारे अगर आप देखेंगे कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस इन लैंग्वेजेस में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे जावास्क्रिप्ट हुआ, पाइथन हुआ, बैश हुआ। सो मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेजेस यही होती हैं। ठीक है। इनके अलावा भी इफ़ आई आस्क यू सम मोर फ्री रिसोर्सेज एंड कोर्सेज दैट समवन कैन डू इफ दे वांट टू कम इन दिस फील्ड, कैन यू प्लीज टेल अस दैट? Yeah, sure. So there are lots of courses. If you know about EC Council, so EC Council का खुद का एक प्लेटफॉर्म है, that is CodeRed। उसमें बहुत सारे एसेंशियल लेवल के कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जो कि कोई भी बिगनर लेवल का स्टूडेंट या फिर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए कर सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह प्रोग्रामिंग में और डेवलपमेंट डोमेन में DSA इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी में कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है पूरा का पूरा एक अलग पार्ट है और DSA एक पूरा का पूरा अलग पार्ट है। DSA एक बहुत वेल एक्सप्लोर्ड पार्ट है, जिसको कहते हैं ना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कंप्लीट सेट बना सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क सबका कोर है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रही है, एप्लीकेशन के बैकएंड में क्या हो रहा है, कैसे सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे क्लाइंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। And on top of that, you should be knowing the cyber security terminologies and concepts. Okay, so I understood that. इसके अलावा if I ask you, you told about some certifications. So can you tell us the name of some famous certifications जिसको करने के बाद resume में थोड़ी value add होगी या उसकी importance होगी इंडस्ट्री में? या श्योर। सो मैं सर्टिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। सर्टिफिकेशंस भी मैटर करते हैं कि हम अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के साथ। तो अगर कोई बिगिनर लेवल का सर्टिफिकेशन मैं रिकमेंड करता हूँ तो सबको यही कहता हूँ कि देखो, सर्टिफाइड एथिकल हैकर CCNA जो कि सिस्को कंडक्ट करता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और इसके अलावा बाकी सारे सर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि EJPT जिसमें जूनियर पेन टेस्टर का सर्टिफिकेशन होता है, वो अपने सारे के सारे जो बिगनिंग लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मिड सीनियर लेवल की बात करूँ, मिड सीनियर लेवल में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जैसे OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो VAPT करते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग,
सो उनके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जगह बहुत डिमांड है सर्टिफिकेशन की, और एक बहुत ही वेल पेड जॉब रोल है वीएपीटी साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट एंड सिक्योर कोडिंग। सो जो भी कोड करते हैं लोग, राइट उनको पता है कि उनके कोड की ऑथेंटिसिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने, कहते हैं ना, पूरे के पूरे एप्लीकेशन में। सो ये चीज़ में Right, right. OSCP बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अदर सर्टिफिकेशंस इन साइबर सिक्योरिटी, सो मिड सीनियर लेवल के बाद जो सर्टिफिकेशन शुरू होते हैं, दैट इज़ CISM, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, देन CISSP, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो रेज्यूमे में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं, और आफ्टर डूइंग दिस सर्टिफिकेशंस वी कैन अप्लाई फॉर द जॉब रोल्स लाइक CISM, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, एंड CISA, सर्टिफाइड Okay. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर। गॉट इट। कुछ टर्म्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, आई रियली वांट कि आप उनको एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। पेन टेस्टिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स, ऑल ऑफ दोस। ओके, सो कुछ टर्म्स जो बेसिक टर्म्स हैं साइबर सिक्योरिटी में हमें पता होने चाहिए, दैट इज़ पेन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इन सबको मैं डिफ़ाइन करता हूँ थोड़ा डिटेल में। पेन टेस्टिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जब हम अपनी वेब एप्लीकेशन को रियल टाइम टेस्ट ना करके उसको एक क्लोन सर्वर में, जिसको हनीपॉट कहते हैं, हम ऐसे उसको, कहते हैं ना, इंटरसेप्ट करें एप्लीकेशन को, कि वो रियल टाइम में उसको कोई नुकसान ना हो, और हम अपने एक वर्चुअल सिस्टम में उसको क्लोन करके उस एप्लीकेशन के साथ कुछ भी करें, दैट इज़ कॉल्ड पेन टेस्टिंग। और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट उसे कहते हैं जब उस पेन टेस्टिंग में कोई हमें फाइंडिंग मिल जाए जो रिक्वायर्ड हो, किसी तरह का चेंज रिक्वायर्ड हो, लाइक कोई वल्नरेबल या आउटडेटेड कंपोनेंट है उस वेबसाइट के अंदर जो हमें चेंज करना है। सो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सारा का सारा आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। फिर अगर हम बात करें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की, तो उसमें एक टर्म आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट इंटेलिजेंस और बाकी सारी चीज़ें। सो मैं एक एक करके बताता हूँ। इंसिडेंट रिस्पॉन्स बेसिकली उसको कहते हैं जब हम कोई रियल टाइम थ्रेट ढूंढते हैं, किसी तरह की वल्नरेबिलिटी या सिक्योरिटी इशू को नोटिस करते हैं। सो उस पर जो हमारा इंसिडेंट करने का तरीका, उस इंसिडेंट पे जो हमारा रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है, उसको ही कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स। एंड देन इसके अलावा आता है थ्रेट इंटेलिजेंस, किसी तरह का अपकमिंग थ्रेट है अगर हमारे सिस्टम में, किसी फाइल के चलते, किसी डायरेक्टरी के चलते, सो उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करना है थ्रेट इंटेलिजेंस। तो इन सब के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे ना, पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज गेन करने के लिए सेपरेट कोर्सेज होंगे, राइट? या राइट। गॉट इट। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सैलरीज। अगर जैसे एज अ फ्रेशर कोई ज्वाइन करता है, देन टॉकिंग अबाउट द मिड सीनियर लेवल, तो किस तरीके के पैकेजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में? ओके, सो अगर हम देखें किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में कोई साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता है, सो द एवरेज सैलरी इन इंडिया इज 5 LPA to 10 LPA. Okay. This is a salary range and it varies according to the company size and depends on the requirement of our client, और it also depends on the, you know, कि कंपनी इन हाउस काम करवाती है या क्लाइंट पे काम करवाती है, कंपनी फंडेड है, बूटस्ट्रैप है, ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ही फ्रेशर की सैलरी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में डिफाइन होती है। सो अगर फ्रेशर की बात की जाए तो 5 LPA to 10 LPA सैलरी रेंज होता है, और ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए आपको, ये बाकी सारे में भी अप्लाई होते हैं। लाइक अगर कोई मिड सीनियर लेवल के लिए अप्लाई कर रहा है या कोई हायर अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में, सो मिड सीनियर लेवल जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर आपने ऑलरेडी 7-8 साल काम कर लिया है साइबर सिक्योरिटी में, और इसके बाद एक आप काफ़ी अच्छी कंपनी में चले गए, तो द एवरेज सैलरी विल बी 25 LPA to 30 LPA. सो अच्छी सैलरी है, इट इज़ एज कम्पेयर टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सैलरी, सो इट्स गुड. लाइक if you are getting 5 to 6 LPA, 7 LPA as a fresher, it's a very good salary. That too in a service based company, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है. How about the product based companies? ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये कैसा पे करती हैं? इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू. अगर हमारा इंटरव्यू उनके प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है, सो काफ़ी अच्छी सैलरीज ऑफर करते हैं. बिकॉज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम करना एक बहुत अलग चीज़ होती है,
क्योंकि हाँ, you're right. क्लाइंट्स के साथ जब हम काम करते हैं तो क्लाइंट हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इन हाउस हमें काम करना पड़ता है, सारा का सारा प्रोडक्शन सपोर्ट जो है संभालना पड़ता है। सो राइट, राइट। उसके लिए एक बहुत अलग सिनेरियो होता है। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करते हैं तो सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी होती है, जो मैंने आपको पहले बताई उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी। लाइक अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, गूगल की बात करूँ, सो वहाँ एवरेज सैलरी जो होती है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, दैट इज़ अप टू 15 LPA टू 20 LPA। दैट्स वेरी गुड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। अभी आपने रिसेंटली स्विच भी किया है तो इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अच्छे से आप बता पाओगे, एंड वैसे भी एज अ फ्रेशर अगर कोई, डेफिनेटली। हाँ, एंड फ्रेशर्स के लिए भी एग्जैक्टली इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, और किस तरीके के राउंड्स होते हैं, वो थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। श्योर। सो पहले मैं व्यूअर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली स्विच किया है और मैंने एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में स्विच किया है। लाइक मैंने पूरा डोमेन ही चेंज कर लिया है साइबर सिक्योरिटी का। पहले मैं एक पेन टेस्टर था, मैं पहले VAPT टीम में काम करता था और अभी मैं SOC टीम संभाल रहा हूँ, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो होता है उसमें मैं आ गया हूँ। सो मेरा पूरा कहते हैं स्किल और जो ड्यूटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब चेंज हो गई हैं। सो जब मैं पेन टेस्टर था उस समय इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते थे कि काली लिनक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कुछ टूल्स होते हैं अटैक करने के लिए, नेटवर्क अटैक करने के लिए, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, उन टूल्स के नाम बताइए। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो होता है वो कैसे काम करता है, मेटाप्रिटर कैसे काम करता है, बर्ब सूट जो होता है उसमें प्रोक्सी कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है, और बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं पेन टेस्टिंग में वेब एप्लीकेशन को लेकर, और वेब एप्लीकेशन के जो बैकएंड में सारी प्रोसेस चलती है उस चीज़ को लेकर। सो इसके लिए मैं व्यूअर्स को एक शीट दे दूंगा अलग से जो कि मेरे पास अवेलेबल है। और SOC में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे कंप्यूटर नेटवर्किंग पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स के अलावा उसमें ये पूछ सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस काम करती है। सो इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस चीज़ के लिए भी मैंने एक सेपरेट शीट बना के रखी है जो हम अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पे कोडिंग बिल्कुल नहीं करवाते हैं? नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे कोडिंग नहीं करवाते हैं, लेकिन हाँ कुछ कंपनीज जो CTF बिल्ड करती हैं, जिनमें इंटरनली CTF बिल्ड किया जाता है, कैप्चर द फ्लैग, वो क्या करती हैं कि रियल टाइम कैप्चर द फ्लैग सॉल्व करवाती हैं। एक हनीपॉट सर्वर दे देती हैं किसी को और बोलते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट करके बताओ। तो इस वे में VAPT जो है करने वाली टीम वो ये वेरीफाई कर लेती है कि हाँ ये इंसान केपेबल है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए। और SOC में किसी तरह की कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो सारा का सारा काम होता है वो लॉग्स चेक करना, लॉग्स को वेरीफाई करना, किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी है, किसी तरह का कोई मालवेयर प्रोसेस सिस्टम में हो रहा है उसको वेरीफाई करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। सो SOC में कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो जैसे कि अगर मैं पूछूं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर वर्सेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे लेवल इंक्रीज होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फ्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है साइबर सिक्योरिटी में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं एक फ्रेशर था तो मैं सोचता था कि सारा का सारा काम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो हमने CEH के कोर्स में पढ़ा है वो खुद ही करता है। बट जब मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने काम शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे काम सबको डिवाइडेड होते हैं, अलॉटेड होते हैं और सब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं मिलके। सारे के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी JD में जो लिखा रहता है उसको पढ़ के भी एक फ्रेशर समझता है कि नहीं ये सब कुछ करना पड़ेगा। बट इसमें हायरार्की होती है, लेवल्स होते हैं। सो लेवल 1 के काम जो होते हैं रिपोर्टिंग के, इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, इंसिडेंट को समझना, इंसिडेंट की सेवेरिटी को समझना, ये सारे के सारे काम एक फ्रेशर के होते हैं। फिर इसके अलावा जो रिपोर्टिंग के बाद सारी स्टेप्स होती हैं वो लेवल 2 लेवल 3 के लोग करते हैं। सो डिपेंड करता है कि कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अगर कंपनी काम करती है तो उस चीज़ में एक फ्रेशर का इंटरव्यू उस प्रोडक्ट के बेस पे होगा, उस प्रोडक्ट के नॉलेज पर होगा। और एक सीनियर जो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे काम कर चुका है, जब वो फ्रेशर था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है अपने इंटरव्यू में। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर लिया है, सीम पे, EDR पे, डेटा लॉस प्रिवेंशन पे। सो ये सारी की सारी टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये व्यूअर्स को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सीम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, जो SOC में यूज़ होता है। EDR को कहते हैं एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। और इसके अलावा DLP जो होता है वो डेटा लॉस प्रिवेंशन होता है। यानी कंपनी के जो सिस्टम्स हैं उनमें किसी तरह के सिक्योरिटी इवेंट्स या किसी तरह का एंड पॉइंट डिटेक्शन करना है अगर,
तो सीम और EDR यूज़ करते हैं, और इसके अलावा डेटा लॉस ना हो कंपनी के इंटरनल सिस्टम में, सो डेटा लॉस प्रिवेंशन यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू प्रोसेस और जो टेक्निकलिटीज़ इंटरव्यू में पूछते हैं. सो सीम सॉल्यूशंस भी काफ़ी अलग अलग होते हैं, जैसे क्राउड स्ट्राइक. अभी आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, काफ़ी टाइम हो गया उसको, 2-3 मंथ. माइक्रोसॉफ्ट में एक आउटरेज आया था क्राउड स्ट्राइक को लेकर. हाँ, राइट. यस, क्राउड स्ट्राइक फैल्कन विंडोज़ जो पे. है वो एक EDR सॉफ्टवेयर है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स. और उसने जो XDR बनाया था, यानी एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, उसके चलते कुछ उन्होंने अपडेट्स अपने सिस्टम में किए. तो माइक्रोसॉफ्ट उस चीज़ को कहते हैं ना एकदम से नोटिस नहीं कर पाया, तो उसके कारण ब्लू स्क्रीन एरर आ गया काफ़ी सारे सिस्टम्स में. हाँ, यस. विंडोज़ वालों को बहुत इशू आया था इसमें. बहुत ज़्यादा. सो जब तक वो फिक्स नहीं हुआ तब तक वो आउटरीच चलता रहा. हाँ, राइट. आई थिंक 1-2 दिन तक, और दैट वाज अ फ्राइडे इवनिंग. या सो वो टीम भी अवेलेबल नहीं थी फिक्स करने के लिए, वो बग फिक्स करने के लिए. या करेक्ट. सो ओके, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो इंडियन मार्केट में अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सिनेरियो है इन दिस फील्ड? अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उस इंसान की जॉब किस तरीके से, मतलब इज़ इट ईजी टू गेट अ जॉब इन दिस फील्ड इन इंडिया स्पेशली? वेल, इन इंडिया इट्स नॉट इजी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में ये जॉब रोल बहुत कम अवेलेबल है. और जब मैं अप्लाई करता था उस समय तो ना के बराबर था. क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं कोई कंपनी शुरू करता हूँ तो मैं मेरी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट क्यों हायर करूँगा? आप मुझे इस चीज़ का आंसर दो. अगर मैंने एक कंपनी स्टेब्लिश कर भी ली तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं उनको सिक्योर करना ज़रूरी है. कुछ कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं जिनमें किसी तरह का कोई डेटा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को आउटसोर्स कर देते हैं बाकी थर्ड पार्टी पे. सो ना डेटा उनका खुद का होता है, ना एम्प्लॉय एक तरह से उनका खुद का होता है. वो आउटसोर्स हो गया, किसी और के लिए काम कर रहा है. तो जो सिस्टम्स थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा है उस पर ही रिलाई करती हैं सारी की सारी कंपनीज. सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, और ज़रूरत है भी तो बहुत लिमिटेड प्रिविलेज देते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को. सो इन इंडिया इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन, मैं ये मानता हूँ. लेकिन हाँ, अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि राइट, आई वॉज गोइंग टू से दैट ओनली. अभी कुछ टाइम से मैं भी न्यूज़ इतना फॉलो कर रही हूँ, तो हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन पता चलता है कि इतनी जॉब ओपनिंग्स आने वाली है. रीज़न बीइंग अ लॉट ऑफ कंपनीज आर गेटिंग एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस सिक्योरिटी थिंग. सो प्लीज़ कंटिन्यू, यू वर सेइंग समथिंग. सो एज ऑफ नाउ मैं जो नोटिस कर रहा हूँ मेरी इंडस्ट्री में, जैसे जैसे कंपनी इस तरह के आउटरेजेस या कहते हैं ना किसी कंपनी में साइबर थ्रेट्स नोटिस करती हैं, तो उन्हें फिर इस चीज़ की फिक्र होती है कि नहीं, हमारे पास भी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होना चाहिए, हमारे भी कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर सर्वर्स और क्लाउड सिस्टम्स को डिफेंड करने के लिए एटलीस्ट कोई सोल्यूशन हमें खरीदना चाहिए. सो यहाँ से जॉब ओपनिंग्स क्रिएट होती हैं मार्केट में. तो पहले के जितना बुरा मार्केट नहीं है, देर आर जॉब ओपनिंग्स. इट्स जस्ट दैट कि हमें, मतलब आई वुड से अगर डिमांड थोड़ी कम है तो सप्लाई भी तो कम है. इट्स लाइक दैट. पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी प्रॉपरली. दे आर नॉट इवन व्हाट टू से. मैं बताती हूँ कि अगर मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं तो हार्डली कोई एक बच्चा उसमें से इंटरेस्टेड होगा जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में जाना चाहेगा. रीज़न बीइंग वेरी लेस टॉक्ड, रिसोर्सेज कम अवेलेबल है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है. सो दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न. एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न, साइबर सिक्योरिटी इतना ज़्यादा अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है जितना प्रोग्रामिंग और बाकी सारे डोमेन्स एक्सप्लोर्ड हैं. राइट. सो इसमें कुछ ना कुछ रोज़ ढूंढा जाता है, रिसर्च होती है इस चीज़ पे कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी आई है किसी सिस्टम में तो उसके पीछे का क्या रीज़न होगा, उसके पीछे की क्या टेक्निकलिटी होगी. सो इसीलिए जॉब मार्केट अभी साइबर सिक्योरिटी का जो है वो इतना स्टेबल नहीं है. राइट. ठीक है, इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. कैन यू गिव सम एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रोल? या श्योर. सो मेरी एडवाइस स्टूडेंट्स को यही रहेगी कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है. अगर हम इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में आई होप जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे जैसे क्लाउड सिस्टम्स, जैसे जैसे नए नए नेटवर्किंग डिवाइसेस बनते रहेंगे इंडस्ट्री में, सो ऐसे बहुत सारे रोल्स आ जाएंगे साइबर सिक्योरिटी में. क्योंकि अभी हम जो सुन रहे हैं, अभी जो हवा चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि AI विल टेक योर जॉब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. AI को ट्रेन करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स भी हैं बहुत सारे, वो कुछ प्रॉम्प्ट करेंगे, उन प्रॉम्प्ट्स के थ्रू भी काफ़ी सारे सिस्टम में चेंजेस आएंगे. तो
वहाँ पे भी वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट होंगी। सो उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस कर रही हैं। सो अगर इस रोल में आपको आना है तो मैंने जो जो आपको बताया है, लाइक कैप्चर द फ्लैग आप कर सकते हैं, उनके लिए वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, पोर्ट शुगर के लैब्स होते हैं, पेन टेस्ट लैब्स होते हैं, अटैक डिफेंस है। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, ये मेरी एडवाइस है। सो अगर इस चीज़ को लेके किसी को डिमोटिवेशन है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, आई एम नॉट फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, सो इट्स अ मिथ। बीटेक इज़ जस्ट अ डिग्री, वो आपका साइबर सिक्योरिटी में आने जाने का कोई एंट्री पास नहीं है। या दैट्स अ बिग मोटिवेशन, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि कोई भी फैंसी फील्ड है तो वो बीटेक से होके गुजरती है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स को लगता था, जो मुझे कहते थे कि नहीं ऋतिक तुमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज यू आर नॉट डूइंग बीटेक, सो स्टॉप ड्रीमिंग। बट नहीं, मैंने उन्हें करके दिखा दिया और आज वो भी बहुत खुश हैं। राइट, सो दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल एंड वेरी ग्रेट एडवाइस ऑल्सो, बिकॉज जनरली ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में होता है एंड दे हार्डली गेट समवन जो कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए बिना किसी बायसनेस के। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन थी एंड आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है सो यू कैन कनेक्ट विथ हिम डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन, मैं लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और इधर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन, मी और ऋतिक विल रिप्लाई टू इट। बाकी आई होप पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू ऋतिक अगेन फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड गिविंग योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप ये सारा का सारा वीडियो जो हमने पॉडकास्ट में बनाया है व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और अगर इन केस कोई डाउट है, किसी तरह की एडवाइस चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एट माई लिंक्डइन। दैट्स इट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। बाकी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।